इसका लेक्चर नंबर क्या है? अच्छा, कल तक जो है वो हमने बेल इनक्वालिटी और ईपीआर जो है उसको तो डिटेल के साथ स्टडी कर लिया था, ठीक है। अच्छा, इसमें ये है पेज 113 है नेल्सन एंड चुआंग का, इसके ऊपर 113 पेज, इसके ऊपर जो है ना वो एक एंटी कोरिलेशन इन द ईपीआर एक्सपेरिमेंट ना उसने प्रूव किया हुआ है, ठीक है। ये आपने खुद कर लेना, ये बिल्कुल आसान सा है, ठीक है। 113 पेज पर ये बॉक्स है 2.7, बॉक्स 2.7। आज मैं जो है वो स्टार्ट करूंगा इससे सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन से। तो क्यूबिट जो है उसके बारे में तो आपको पता है कि जो सुपरपोजिशन स्टेट होती है क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर, यानी कि दो स्टेट्स हों और उनकी सुपरपोजिशन ले लें तो उसको हम क्या कहते हैं, क्यूबिट का नाम जो है वो देते हैं। तो जो डेवलपमेंट है क्वांटम कंप्यूटेशनल्स की वो बिगिन करती है विद द ऑपरेशंस ऑफ सिंपल क्वांटम सिस्टम ऑफ ऑल, और सबसे सिंपलेस्ट क्वांटम सिस्टम जो क्वांटम कंप्यूटेशन के अंदर है वो क्यूबिट है, ठीक है। सबसे आसान जिससे आप स्टार्ट जो है वो ले सकते हैं। तो द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम कंप्यूटेशनल toolkit begins with the operation on the simplest क्वांटम सिस्टम, सबसे सिंपलेस्ट क्वांटम सिस्टम जो है ऑफ ऑल, ए सिंगल क्यूबिट, जिसको आप एक सिंगल क्यूबिट का नाम जो है वो देते हैं। ये सबसे सिंपलेस्ट आपके पास सिस्टम है। तो सिंगल क्यूबिट गेट्स जो हैं इनको इंट्रोड्यूस हम करवाएंगे आगे, बल्कि पीछे भी करवाया गया है चैप्टर नंबर 1 के अंदर। बहरहाल यहाँ पर भी हम उनको स्टडी करेंगे कि जो गेट्स एसोसिएटेड होते हैं क्यूबिट्स के साथ वो कौन कौन से होते हैं, जिसमें हेड मार्ट गेट शायद मैंने आपको पहले थोड़ा सा उसके बारे में बताया भी हुआ, वो गेट लिख के दिखाया भी था आपको, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो है वो हमने ये देखना है कि जो नोटेशंस हैं वो कौन सी आप यूज़ करेंगे सिंगल क्यूबिट के लिए जब आप किसी सिंपलेस्ट सिस्टम को सॉल्व करते हैं। तो जो सिंगल क्यूबिट का वेक्टर होता है, अ सिंगल क्यूबिट वेक्टर, यानी कि जो सुपरपोजिशन स्टेट में आप लिखते हैं वो होता है साई ए ऑफ 0 प्लस बी ऑफ 1, और इसके साथ जो है ये ए और बी के हैं, ये इसके प्रोबेबिलिटीज़ हो सकती हैं, यानी कि इसको पैरामेट्राइज्ड कर रहे हैं आप बाय 2 कम्प्लेक्स नंबर्स, और वो कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं यानी कि ये ए और बी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं यहाँ पर, और ये और भी 2 कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशंस को
फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर complex numbers and satisfies the relation a का मॉड स्क्वायर प्लस बी का मॉड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको करना है सेटिस्फाइंग। तो ऑपरेशन जो हैं वो क्यूब बिट के अंदर उनको हम प्रिजर्व करते हैं इस नॉर्म के अंदर, और लिहाजा 2x2 यूनिटरी मैट्रिसेस जो हैं उनको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है इन क्यूब बिट्स को समझने के लिए। ठीक है जी, तो जो ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशंस ऑन क्यूबिट, क्यूबिट के ऊपर हमें जो भी ऑपरेशन करने हैं मस्ट प्रिजर्व द नॉर्म, वो नॉर्म को प्रिजर्व करते हैं, और एंड दे आर डिस्क्राइब्ड बाय 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2x2 के यूनिटरी मैट्रिसेस से। इनको डिस्क्राइब किया जाता है 2x2 के, यानी कि आप जब क्यूबिट लिखते हैं तो उसको 2x2 के यूनिटरी मैट्रिसेस जो हैं उनसे डिस्क्राइब किया जाता है। तो अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉली मैट्रिसेस जो हैं, अब हम जब क्यूबिट्स को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए हम पॉली मैट्रिसेस की नोटेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो वो कुछ इंपॉर्टेंट पॉली मैट्रिसेस जो हैं, तो ऑफ दीज, इनके अंदर से सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉली मैट्रिसेस आर गिवन बिलो। तो अब ये पॉली मैट्रिसेस हम लिखते हैं जो हमारे पास होते हैं, ये क्या होते हैं? एक्स को हम कहते हैं कि दैट इज़ इक्वल टू 0 1 1 0, और y जो है ये 0 माइनस आयोटा आयोटा 0, और z जो है ये आपके पास होता है 1 0 0 माइनस 1। इसको कह दें ये इक्वेशन नंबर 1 है। इसके अलावा कुछ और क्वांटम गेट्स भी हैं जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो देयर अदर क्वांटम गेट्स will play a large part। वो भी एक लार्ज पार्ट जो है वो प्ले करते हैं।
इन व्हाट फॉलोज, और इसके अंदर जो हमारे पास आते हैं उस पे हेडमार्ट गेट है पहले नंबर पे, ठीक है जी, हेडमार्ट गेट है। इसके अलावा हमारे पास ये हेडमार्ट गेट जो होते हैं इसको एच से डिस्क्राइब करते हैं। फिर है हमारे पास फेज गेट, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं एस से। और फिर है हमारे पास एंड पाई बाई 8 गेट, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं टी से। ठीक है, तो ये कितने किस्म के गेट हो गए? एक तो पाली मैट्रिसेस हैं ही हैं जिनको आपने यूज़ करना है। उसके बाद पाली मैट्रिसेस के साथ जो है उसके बाद साथ पाली मैट्रिसेस के साथ आपने ये वाले जो गेट्स हैं इनको भी यूज़ करना है, जिसमें फेस गेट है, हेडमार्ट गेट है और पाई बाई 8 गेट है। एक को एच को, एक को एस से और एक को टी से आप डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि आपने जब क्यूबिट ऑपरेशंस करने हैं तो वहाँ पर इन गेट्स को यूज़ करना है। अब ये गेट्स की वैल्यूज़ क्या हैं? एच जो होता है वो 1/2 अंडर रूट 1 1 1 -1, यानी कि ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए, ये जो पाली मैट्रिसेस की हैं और इन गेट्स की हैं। तो y 0 माइनस आयोटा, आयोटा 0, और हमारे पास जो है सॉरी ये हो गया s 0 1 0 और 0 आयोटा। उसके बाद t गेट जो है दैट इज इक्वल टू 1 0 0 एक्सपोनेंशियल आयोटा पाई बाई 4। इसको कह दें ये पूरी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये 3 पाली मैट्रिसेस और ये 3 गेट, ये आपको जो है वो याद होने चाहिए। अब जो यहाँ पर कुछ अलजेब्रिक फैक्ट्स जो हैं अगर हम उनको मद्देनज़र रखें तो एच जो है हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि इस हेडमार्ट गेट को वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड जेड, यानी कि एक्स और जेड की फॉर्म में इसको राइट डाउन किया जा सकता है। वो कैसे किया जा सकता है कि वी कैन have h is equal to x plus z, ठीक है, ओवर अंडर रूट 2। यानी कि अगर आप x प्लस z को जमा करें और 1/2 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास क्या चीज़ निकल आएगी? इन दोनों को जमा करें तो आपके पास हेडमार्ट गेट ही निकल आएगा। ठीक है, ये छोटा सा अलजेब्रा है कि इनको जमा करना है तो आपके पास ये हेडमार्ट गेट जो है वो निकल आएगा। और इसी तरह
एंड एस इज इक्वल टू टी स्क्वेयर। ये जो टी है ना किधर क्या टी का स्क्वायर लें तो वो किसके बराबर निकल आएगा, वो एस के बराबर निकल आएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो टी गेट है इसको हम π/8 गेट भी कहते हैं जब जो है π/4 अपीयर होता है इन द डेफिनेशन। यानी कि आप देखें ना कि ये π/4 डेफिनेशन के अंदर अपीयर हो रहा है, तो जब आप उसको डिफ़ाइन करते हैं इस टी गेट को और π/4 जो है वो डेफिनेशन के अंदर अपीयर होता है, तो फिर हम इसे क्या कहते हैं, इसको टी गेट का नाम भी देते हैं। ठीक है, अच्छा अब जो यहाँ पर ये इशू है कि इस गेट को हम नाम π/8 का दे रहे हैं और इसके अंदर अपीयर π/4 हो रहा है, ऐसे ही है ना, नाम टी गेट के अंदर π/8 कह रहे हैं और अपीयर π/4 हो रहा है। अब ये क्यों इस तरह हो रहा है इसकी डेफिनेशन में, इसकी रीज़न ये है कि ये गेट जो है इसको हिस्टोरिकली इसको रेफ़र किया जाता है एज ए π/8, यानी कि कन्वेंशनली इसको हिस्टोरिकली जो है वो π/8 गेट का नाम दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ग्लोबल फेस टी जो है, ये जो टी चीज़ है ना, ये क्या है, ये ग्लोबल फेज़ है, ये फेज़ का पैरामीटर है एक्चुअली इसके अंदर, एक्सपोनेंशियल ई की पावर उल्टा, क्योंकि π/4 क्या एंगल है, और एंगल जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो फेज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो हम कहते हैं कि ये कोई ग्लोबल फेज़ जो है वो इसके अंदर हमने इंसर्ट किया हुआ है। तो द टी गेट is given the name π/8 gate because a gate which has exponential plus minus iota π/8 appearing on the diagonal। ठीक है, ये देखा डायगोनल पे अपीयर हो रहा है ना, क्योंकि ये डायगोनल्स के ऊपर अपीयर हो रहा है। और ये यहाँ पर ये जो फैक्टर है एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा π/8, इसको हम कहते हैं ग्लोबल फेस। द फैक्टर एक्सपोनेंशियल प्लस माइनस आयोटा π/8 is known as ग्लोबल फेज। इसको हम ग्लोबल फेज का नाम जो है वो देते हैं। तो आम तौर पर हम इसको नाम क्या देते हैं, टी गेट का। ज़्यादातर इसका जो नाम यूज़ किया जाता है वो कौन सा किया जाता है, टी गेट। तो अब आप जो सिंगल क्यूबिट स्टेट है वो जो मैंने पीछे लिखी थी, दोबारा अगर हम उसको रिकॉल करें, किधर, इधर, हाँ क्या करूँ इसको, हाँ। वही तो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि ये जो है इसके डायगोनल्स के ऊपर वही लिखने लगा हूँ आगे अभी। ठीक है,
अपीयर क्या हो रहा है π/4, लेकिन वो फेज़ हम उसको π/8 कहते हैं। मैं यही तो बात बता रहा हूँ कि कन्वेंशनली जो है उसको π/8 का π/4 से रिप्लेस किया। वो अगला मैं मैट्रिक्स है उसको लिखने लगा हूँ अभी मैं, फिर आपको पता लगेगा। आप देखें इसके ये जो प्लस माइनस π/, ये क्या, ये ग्लोबल फेज है, और जो एक्सपोनेंशियल है आपके पास ये वाली, ये इसकी डायगनल्स के ऊपर अपीयर हो रही है। तो अब ये मैट्रिक्स जब इसको आप लिखेंगे कि मैं कहूँ कि टी जो है, ठीक है, अब इसको पॉइंट को देखना है कि टी जो है वो अगर डायगनल्स के ऊपर आ रहा है तो एक्सपोनेंशियल आयोटा π/8 इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा π/8 0 0 एक्सपोनेंशियल आयोटा π/8, ये इक्वेशन बनती है। मैं पीछे 2 इक्वेशन लिखी हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दें। ये जब डायगनलाइज करते हैं आपको, अब यहाँ पर ये जो ग्लोबल फेज है, ठीक है, ये वाला π/8, पिछली इक्वेशन के अंदर आपने π/4 जो है वो लिखा हुआ था। तो फेज जो होता है वो एंगल होता है, ठीक है, और एंगल जो होता है वो चेंज हो सकता है, वो π/8 भी हो सकता है और वो π/4 भी हो सकता है, वो π/2 भी हो सकता है। लेकिन कन्वेंशनली हिस्टोरिकली हमने इस गेट को मैथमेटिकली इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इसको π/8 का नाम दे दिया। अब वो गेट जो है वो डिपेंड करता है कि जब आप उसको ऑपरेट करते हैं कि वहाँ पर आपके पास कौन सा फेज़ आ रहा है जिस स्टेट के अंदर आप काम कर रहे हैं। समझ आ रही है बात? इसलिए π/4 को π/8 से उसने रिप्लेस किया है डायगोनल के अंदर आकर। अच्छा, अब जो है वो आप फिर दोबारा, ये तो समझ आ गई कि 3 गेट इंपॉर्टेंट है, एक एस है, एक टी है, ठीक है जी, ये 3 गेट और एक एच है। ये 3 इंपॉर्टेंट गेट हैं और एक्चुअली यही गेट्स जो हैं ये इस्तेमाल होंगे सिंगल क्यूबिट ऑपरेशंस के अंदर। जब आप सिंगल क्यूबिट के, आप वैसे तो क्यूट्रिट भी होती है, वो 3 आ जाती हैं उसके अंदर, ठीक है, इससे ऊपर भी जा सकते हैं, ऑक्टा के ऊपर तक जा सकते हैं आप इनको लेकर, जो क्यूबिट्स होती हैं इनको। लेकिन वो सिस्टम जो है वो फिर बहुत बड़े हो जाते हैं, उनको सॉल्व करना मुश्किल हो सकता है। अब जो हमारे पास सिंगल क्यूबिट है, अ सिंगल क्यूबिट इन द स्टेट A of 0 प्लस B of 1, ये मैंने अभी लिखी है, कैन बी विजुअलाइज्ड। अब इसको मैं विजुअलाइज कर सकता हूँ एज ए पॉइंट थीटा और फाई। अब मैंने, आप देखें यहाँ पर इस क्यूबिट के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, फेज को, ठीक है, फेज को हमने इंट्रोड्यूस कर दिया है ऑन द यूनिट स्फीयर। आपको शायद याद हो, मैंने आपको ब्लॉक स्फीयर पढ़ाया हुआ है क्यूबिट के लिए, ठीक है जी, किसी भी यूनिट स्फीयर के ऊपर। तो अब यहाँ पर जो वैल्यूज़ हैं, अगर थीटा और फाई हो तो फिर ए की वैल्यू आपके पास आएगी cos θ/2 और बी की वैल्यू आपके पास आएगी e की पावर आयोटा फाई sin θ/2। ये यानी कि वो उसके अंदर ए और बी जो हैं ये कम्प्लेक्स नंबर्स थे ना,
तो ये कम्प्लेक्स नंबर जो हैं इनके अंदर क्या इंट्रोड्यूस करवा दिया, इनके अंदर फेज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया, फेज़ जो है वो इनके अंदर आ गया। और यहाँ पर हम ए जो है एंड ए कैन बी टेकन टू बी रियल, और हम ए को रियल ले सकते हैं बिकॉज ओवरऑल फेज क्योंकि जो पूरा फेज है ऑफ द स्टेट, पूरी स्टेट का जो फेज है वो अनऑब्जर्वेबल है, उसको आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जब आपको उसको ऑब्जर्व ही नहीं कर सकते, यानी कि पूरी स्टेट, जारी बात है पूरी स्टेट किस में है, सुपर पोजिशन में है, तो सुपर पोजिशन के अंदर तो नहीं स्टेट मैयर होती है। स्टेट तो जब मैयर होती है तो वो तो फिर उसका एक ही पार्ट रह जाता है, दूसरा तो ख़त्म हो जाता है ना, वो वेव फंक्शन कोलैप्स का आ जाता है। तो फिर इसका मतलब है कि उस स्टेट के अंदर तो ये अनऑब्जर्वेबल है, आप इसको ऑब्जर्व इस फेज़ को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप रियल वैल्यू ले लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉक स्फीयर। ये मैंने पीछे भी आपको पढ़ाया, दिस इज़ कॉल्ड ब्लॉक स्फीयर, और इसी को हम ब्लॉक स्फीयर का नाम जो है वो देते हैं। रिप्रेजेंटेशन, तो ये ब्लॉक स्फीयर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन की गई है एंड वेक्टर, और जो आपके पास वेक्टर हैं cos of phi, sin of theta, sin phi, sin theta और cos of theta is called the block वेक्टर। और ये जो सारे वेक्टर्स आ रहे हैं इनको आप ब्लॉक वेक्टर का नाम देते हैं। अब जो पॉली मैट्रिसेस हैं आपके पास, जिनका मैंने शुरू में जिक्र किया है, ये आपको यूज़फुल क्लास देते हैं किसकी, यूनिटरी मैट्रिसेस की। पॉली मैट्रिसेस, ठीक है, जो पीछे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर लिखे थे। गिव राइज to 3 useful classes of unitary matrices। 3 क्लासें जो हैं यूनिटरी मैट्रिसेस की वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं जब आप इनको एक्सपोनेंशियलाइज करते हैं, यानी कि इनका एक्सपोनेंशियल लेते हैं, व्हेन दे आर शिएटेड, इनको एक्सपोनेंशिएटेड करते हैं, यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं। तो अब जब आप इनको एक्सपोनेंशियल यानी कि एक्सपोनेंशिएटेड कर देते हैं या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लेते हैं, तो हमारे पास रोटेशन ऑपरेटर्स आ जाते हैं। द रोटेशन
ऑपरेटर्स वी विल गेट। इसके नतीजे में हमें रोटेशन ऑपरेटर्स मिल जाते हैं अबाउट एक्स वाई एंड जेड, अबाउट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के अबाउट, डिफाइंड बाय द इक्वेशंस। और ये जो रोटेशनल ऑपरेटर्स हैं इनको आप डिफाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वेशंस। अब वो इक्वेशंस क्या होंगी इन रोटेशनल ऑपरेटर्स के लिए, उनको हम राइट डाउन करते हैं। तो पहले नंबर पर आर एक्स ऑफ थीटा, ये होगा ई की पावर माइनस अयोटा थीटा एक्स बाई टू, ई की पावर माइनस अयोटा थीटा एक्स बाई टू, और ये बराबर होगा कॉज ऑफ थीटा बाई टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस अयोटा साइन थीटा बाई टू एक्स, और ये सारा आपके पास बराबर आएगा आर एक्स ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाई टू माइनस अयोटा साइन थीटा बाई टू माइनस अयोटा साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई टू। आप इनके अंदर आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एक्स की वैल्यू रख लें तो यही वाला मैट्रिक्स निकल के आएगा। ठीक है, इसको आप कह दें, मैंने पीछे 3 इक्वेशन डिफाइन की हैं, इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी तरह आर वाई ऑफ थीटा, ये भी आपके पास ई की पावर माइनस अयोटा थीटा वाई बाई टू के बराबर आएगा, और ये आएगा cos थीटा बाई टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स साथ में माइनस अयोटा साइन थीटा बाई टू वाई, और ये आर वाई ओवर थीटा जो है दैट इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा बाई टू माइनस साइन थीटा बाई टू और साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू के बराबर आ जाएगा। इसको आप कह दें ये इक्वेशन नंबर 5। ठीक है जी। नौ उसके बाद आए आर जेड ऑफ थीटा। आर जेड ऑफ थीटा जो है ई की पावर माइनस अयोटा थीटा जेड बाई टू दैट इज इक्वल टू cos थीटा बाई टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस अयोटा साइन थीटा बाई टू जेड मैट्रिक्स। तो ये आ जाएगा आपके पास आर जेड ऑफ थीटा इज इक्वल टू ई की पावर माइनस अयोटा थीटा बाई टू 0 0 ई की पावर अयोटा थीटा बाई टू, यहाँ आ जाएगा। इसको कह दें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो ये सारे क्या आ गए आपके पास रोटेशनल ऑपरेटर्स। तो ये रोटेशनल ऑपरेटर्स किन से निकले हैं, या आपके पास पाली मैट्रिसेस ही जो हैं उनको ही लेकर ये आए हैं। आप पाली मैट्रिसेस की इन इक्वेशंस के अंदर वैल्यू रखें तो यही वाले ऑपरेटर्स आपके पास निकल आएंगे। तो अब आप देखें कि हमने क्या किया है कि जो पाली मैट्रिसेस थे उनके अंदर फेज़ को इंट्रोड्यूस करवा दिया।
ठीक है, जब आप स्फीयर की बात कर रहे हैं ब्लॉक स्फीयर की, तो ब्लॉक स्फीयर के ऊपर एंगल चेंज होता जाता है। तो जब एंगल चेंज होता जाता है तो क्यूबिट्स जो है उनके अंदर फेज जो है वो आना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब अगर हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी यूनिटरी ऑपरेटर है और वो सिंगल क्यूबिट के ऊपर एक्ट कर रहा है, तो हम इसकी मुख्तलिफ फेज शिफ्ट्स जो हैं वो ले सकते हैं। यानी कि एन आर्बिट्रेरी, अगर आपके पास कोई आर्बिट्रेरी यूनिटरी ऑपरेटर है, कोई भी ऑन ए सिंगल क्यूबिट, तो एक सिंगल क्यूबिट के ऊपर कैन बी रिटन इन मैनी वेज। तो इसको हम बहुत सारे तरीक़ों से लिख सकते हैं एज ए कम्बिनेशन ऑफ रोटेशंस। रोटेशंस की फॉर्म है। आपने लिखा है ना पीछे ये रोटेशन ऑपरेटर, तो जब ब्लॉक स्फीयर आ जाएगा तो उसके अंदर क्या आना शुरू हो जाएगा, रोटेशंस आनी शुरू हो जाएंगी टुगेदर विद द ग्लोबल फेज शिफ्ट्स, टुगेदर विद द ग्लोबल फेज शिफ्ट्स, जिसके अंदर हमारे पास जो ग्लोबल फेज यानी कि जो एक्सपोनेंशियल के फैक्टर आ रहे हैं वो भी आ जाएंगे। ग्लोबल फेज शिफ्ट्स जो हैं वो आ जाएंगी ऑन क्यूबिट के ऊपर। तो ये इतने सारे तरीक़ों से आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं जब ब्लॉक स्फीयर के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हम एक थ्योरम इसी से रिलेटेड जो है वो स्टडी करेंगे कि ये जो मैंने बात किया कि हम ये जो आपके पास पॉली मैट्रिसेस हैं, जब आप इनको रोटेशन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो आप इनको बहुत सारे वेज जो हैं उनके ज़रिए राइट डाउन कर सकते हैं। तो इसके लिए एक थ्योरम है, वो थ्योरम हम देखते हैं और फिर उस थ्योरम को हम ज़रा प्रूव करके देखते हैं। अच्छा जी, थ्योरम हमारे पास ये है, ये सिंगल क्यूबिट के ऊपर जब आपने कंट्रोल्ड ऑपरेशंस करने हो तो उनके लिए थ्योरम है। थ्योरम है ये, मैं पहले इसकी स्टेटमेंट जो है वो लिखता हूँ। ये बेसिकली है डीकम्पोजिशन फॉर ए सिंगल क्यूबिट। आपने डीकम्पोज करना है किसको, सिंगल क्यूबिट को, ZY, Z से Y तक डीकम्पोज करना है सिंगल क्यूबिट को। तो सपोज करें कि यहाँ पर U एक यूनिटरी ऑपरेशन है। सपोज U is a unitary operation। ये एक यूनिटरी ऑपरेशन है ऑन सिंगल क्यूबिट के ऊपर। तो अब यहां पर एग्जिस्ट करेंगे रियल नंबर्स, देन देयर
एग्जिस्ट रियल नंबर्स, और उन रियल नंबर्स को हम नाम दे देंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा। अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा, सच दैट कि u जो है इसको लिख सकते हैं आप e की पावर आयोटा अल्फ़ा आर जेड ऑफ बीटा आर वाई ऑफ गैमा और आर जेड ऑफ डेल्टा। ठीक है जी, ये थ्योरम है आपके पास। ये आपने जब यूनिटरी ऑपरेशन किया है तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाती है। अब मैंने पीछे कितनी इक्वेशन डिफाइन की हैं? 6 तक। तो इसको कह दें 7। इसको इक्वेशन नंबर 7 का नाम जो है वो आप दे दें। इसमें आर रोटेशनल ऑपरेटर्स हैं जिनके अंदर क्या इंक्लूड हो रहा है, फेज भी आर है, जिनमें फेज शिफ्ट्स भी हैं। और ये किसके ऊपर है? ये ब्लैक स्फीयर के ऊपर है। तो अब इसका ये इसकी स्टेटमेंट होगी। नो अब इसका प्रूफ देखते हैं हम। यू जो है वो चूंकि यूनिटरी है, सिंस यू इज यूनिटरी, ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो रोज और कॉलम जो हैं, द रोज एंड कॉलम्स ऑफ यू आर आर्थो नॉर्मल, यानी कि वो 0 भी हो सकती हैं और 1 भी हो सकती हैं। फ्रॉम विच इट फॉलोज, और यहाँ से हम ये डिड्यूस करेंगे या फॉलोज करेंगे दैट देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स अल्फ़ा, बीटा, गैमा एंड डेल्टा, कि यहाँ पर रियल नंबर्स अल्फ़ा, बीटा और गैमा जो हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, सच दैट इस तरह के u को आप अगर लिखें तो ये आ जाएगा मैट्रिक्स e की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 माइनस डेल्टा बाई 2 कॉस गैमा बाय 2। इसी तरह e की पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 माइनस डेल्टा बाई 2 और इधर ब्रैकेट ना डालें, इसके साथ ही आने दें इसको, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज इधर, और साइन गैमा बाई 2। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर इस साइड पे जो एलिमेंट्स आएंगे माइनस e की पावर आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2 और साथ में इसके आ जाएगा माइनस प्लस डेल्टा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज आयोटा, और साथ में इसके आ जाएगा साइन गैमा बाई 2।
ठीक है। उसके बाद चौथा एलिमेंट जो है इसका वो आएगा ई की पावर आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 प्लस डेल्टा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज कॉज गैमा बाई 2। तो इसको कह दें कि ये इक्वेशन नंबर 8 कोई मेरे पास आ गई। तो ये इक्वेशन नंबर 8 जो है ये बेसिकली रोटेशनल ऑपरेटर्स और उनकी मल्टीप्लिकेशन को डिस्क्राइब कर रही है। वो मैंने पीछे लिखा था ना u इज इक्वल टू ई की पावर एटा अल्फ़ा आर जेड ऑफ बीटा आर वाई ऑफ गैमा और आर जेड ऑफ डेल्टा। उस इक्वेशन के अंदर जो है वो आप उसको मैंने इक्वेशन नंबर 7 का नाम दिया हुआ है। उस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 7 का दिया है ना थ्योरम के अंदर। वो इक्वेशन नंबर 7 जो है इक्वेशन 7 now follows immediately by the definition of rotation matrices and their multiplication। तो अब अगर आप उस इक्वेशन नंबर 7 के अंदर ये जो आपने पीछे डिफाइन किए हुए हैं रोटेशनल मैट्रिक्स आर थीटा एक्स वाई जेड, ठीक है, ये सारे किए हुए हैं ना, उनको आप उस इक्वेशन के अंदर वो सारी वैल्यूज़ रखें तो आपके पास ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, ये यूनिटरी आप ये एक स्टेप है, एक स्टेप के अंदर ये मैट्रिक्स जो है ये आपके पास बन के आ जाएगा। अच्छा, अब ये जो थ्योरम हमने स्टडी किया है, इस थ्योरम के अंदर जो है वो एक क्रॉलरी आती है, ठीक है, और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है उस क्रॉलरी को एक्सप्लेन करना कि जब हम कंट्रोल करते हैं मल्टी क्यूबिट यूनिटरी ऑपरेशंस को, यहाँ पर तो आपने सिर्फ सिंगल क्यूबिट ऑपरेशन पढ़ा है ना, लेकिन आपके पास अगर मल्टी क्यूबिट ऑपरेशंस आ जाएं तो वहाँ पर फिर हमें क्या करना पड़ेगा उस केस के अंदर, यानी कि एक की बजाय 2 हैं या 3 हैं, तो उसको हम किस तरह जो है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, वो फिर मैं अभी इस थ्योरम तक छोड़ रहा हूँ इसको, वो फिर कल मैं आपको बताऊँगा कि वो क्रॉलरी जो है वो किस तरह, इसमें मैंने 1-2 स्टेप्स जो हैं वो मिस किए हैं ये इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, वो जस्ट आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और सिर्फ मैट्रिसेस की आपको क्या आनी चाहिए, ज़रब तकसीम आनी चाहिए। ठीक है, तो आप ये वाले ऑपरेशन जो हैं इनको बड़ी आसानी से परफॉर्म कर लेंगे। ये फिर बकिया जो है मैं कल मैं आपको ये क्रॉलरी जो इस थ्योरम के अंदर आ रही है ना वो पढ़ाऊँगा कि ये सिंगल क्यूबिट के लिए मैंने किया, अगर मेरे पास सिंगल से ज़्यादा हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो फिर मुझे ये थ्योरम मैं किस तरह अप्लाई करूँगा।